देखो सुनो, हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज अवर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ओके, सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा बहुत इंट्रो दे रहा हूँ। माय नेम इज अखिल गुप्ता एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की। ओके, एंड दिस ईयर एसएससी 2023 आई हैव स्कोर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 12। एग्जाम देने का मतलब क्या था कि अपने स्टूडेंट्स को ये एश्योर करना कि जो कंटेंट उनको दिया जा रहा है दैट इज अप टू द मार्क। ओके, और कोई पर्पज नहीं एग्जाम देने का। बात समझ में आई आप लोग को? अब ध्यान से बात समझो। जो भी मैकेनिक्स का पार्ट होगा, जो लोग नए आए हैं मैं डिस्कस कर लूंगा, लेकिन ये मत सोचना कि सर पूरा मैकेनिक्स पढ़ाएंगे। मैं ऑलरेडी 30 लेक्चर्स में मैकेनिक्स कंप्लीट कर चुका हूँ। क्लियर? जिनको भी मैकेनिक्स पढ़ना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उनको लेक्चर्स भेज दूंगा। क्लियर? नेक्स्ट, अब जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ध्यान से सुनना, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो हर एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे आप किसी भी स्टेट का ए एग्जाम दो, किसी भी स्टेट का आप जेई एग्जाम दो, या फिर ईएस दो, आवर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम दो, किसी भी एग्जाम के अंदर इस सब्जेक्ट का जो वेटेज है वो बहुत 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 ज्यादा है। क्लियर? क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है इसलिए मैं इस सब्जेक्ट को अप्रोक्सीमेटली 85 to 90 आवर्स में कंप्लीट करूंगा। तो जिन लोगों को बहुत जल्दी है, जल्दी पढ़ना है, वो प्लीज क्लास लीव कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मुझे पता है कि अभी कुछ क्लास को लीव कर दोगे, बोलोगे जल्दी करना है, एग्जाम निकलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं होगा उस चीज का। जो लोग मैकेनिक्स पढ़ लिए ऑलरेडी उनको ये बात शायद समझ में आती होगी अच्छे से कि वहां पे कितने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले हैं। क्लियर? नेक्स्ट, तो अप्रोक्सीमेटली ये 45 लेक्चर्स होंगे, 2 2 आवर्स के। क्लियर हुई बात? चलो, अब आपको क्या करना है। लेट अस सपोज मैं आपको कुछ नॉलेज दे रहा हूँ किसी भी चैप्टर की। हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, मैं आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपने पहले सॉल्व ना किए हो, या फिर आपसे पहली बार में वो सवाल नहीं बने, तो उसके लिए परेशान नहीं होना। ये पाथ मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि नए क्वेश्चन, क्वालिटी क्वेश्चन करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्टअप होगा एज कंपेयर टू योर पीवाईक्यूज। चाहे आप ईएस के पीवाईक्यू लगाओ, चाहे आप यूथ लगाओ, चाहे गुप्ता गुप्ता लगाओ, जो सवाल मैं आपको कराऊंगा वो सिलेक्टेड होंगे, वो बहुत अच्छे लेवल के होंगे। इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? तो आपको क्या करना है, आपको लेक्चर ध्यान से देखना है, उसको एक बार रिवाइज करना है और अपने पीवाईक्यूज ट्राई करने हैं। अभी नहीं, जब कुछ पार्ट, लेट अस सपोज कुछ पार्ट जब कवर हो जाएगा उसके बाद। ठीक है? नाउ, अब बिल्कुल चुपचाप बैठ के सुनना। अब स्टार्ट कर रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज मैकेनिक्स? मैकेनिक्स से आप लोग क्या समझते हो? देखो, बात ध्यान से समझो, आपको कमेंट में अपना जो प्रेजेंस है वो फील कराना पड़ेगा, तभी मजा आएगा क्लास के अंदर। मैकेनिक्स से आप क्या समझते हो? बोल सकता हूँ, मैकेनिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विद फोर्सेस एंड मोमेंट्स। मैकेनिक्स इज अ साइंस दैट डील्स विद फोर्सेस एंड मोमेंट्स। वो फोर्सेस और मोमेंट करते क्या है? जो हमने समझा कि मैकेनिक्स क्या है, इज अ साइंस दैट डील्स विद फोर्सेस एंड मोमेंट्स। वो फोर्सेस एंड मोमेंट्स करते क्या है? क्या किसी ना किसी बॉडी पे इफेक्ट डालेंगे, है ना? तो उस बॉडी पे उस एक्सटर्नल फोर्सेस और मोमेंट के कारण क्या इफेक्ट आ रहा है, उसको स्टडी करेंगे किसके अंदर? मैकेनिक्स के अंदर। क्लियर? मैंने यहाँ पे दो टर्म यूज करी, कौन कौन सी? एक तो मैंने यूज किया फोर्सेस, सुनते रहना ध्यान से, फोर्सेस प्लस मोमेंट्स। इनका मुझे क्या देखना है? इनका मुझे इफेक्ट देखना है किसके ऊपर? इनका मुझे क्या देखना है? इनका मुझे इफेक्ट देखना है किसके ऊपर? बॉडीज के ऊपर। फोर्सेज एंड मोमेंट्स का मुझे इफेक्ट देखना है बॉडीज के ऊपर। इसी स्टडी को, इन्हीं इफेक्ट्स को जब स्टडी करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं मैकेनिक्स। तो आपको मैकेनिक्स का डेफिनेशन क्लियर है? तो एक सिंपल से वर्ड्स में हम डेफिनेशन लिखेंगे मैकेनिक्स का, दैट इज, इट इज अ साइंस, it is the science that deals with, it is a science that deals with state of rest, wait,
state of rest or motion of any body under the effect of या action of any force or moment, क्लियर? सबको डेफिनेशन क्लियर है? मैकेनिक्स में क्या पढ़ते हैं? किसी भी फोर्सेस के या मोमेंट के इफेक्ट को किस पे स्टडी करना? बॉडी पे स्टडी करना। फॉर एग्जांपल ध्यान से सुनो, लेट अस सपोज ये मेरे पास एक फोन है। अभी ये फोन किस कंडीशन में है? ये मूव कर रहा है या रेस्ट कंडीशन में है? ये रेस्ट कंडीशन में है। अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊं इस तरीके से, चेक करो, क्या ये मोशन में आ रहा है? तो इस फोर्स ने कुछ इफेक्ट दिखाया बॉडी के ऊपर? क्या इस फोर्स ने इफेक्ट दिखाया बॉडी के ऊपर? अब सुनो बात ध्यान से। अभी फोन किस कंडीशन में है आपके सामने? ये फोन किस कंडीशन में है? अभी मूव कर रहा है। अगर मैं इस मूविंग फोन पे एक फोर्स लगाऊं, क्या फोन रुक जाएगा? देखो चेक करो। तो इस फोर्स ने इस बॉडी की जो कंडीशन है उसको चेंज किया नहीं किया? इफेक्ट लाया ना भाई। इस फोर्स का कुछ ना कुछ इफेक्ट आया ना बॉडी के ऊपर। वो मोशन में थी, मोशन से रेस्ट में आ गई, या फिर पहले वो रेस्ट में थी और फोर्स लगाने के बाद किस में आ गई? मोशन में आ गई। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? इस पूरी स्टडी को किसके अंदर इंक्लूड किया हुआ है? मैकेनिक्स के अंदर। क्लियर? इज इट क्लियर? नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे एक बहुत बड़ी टर्म लिखी हुई है, बॉडीज। किस टाइप की बॉडीज को हमें स्टडी करना है, इस बेसिस पे मैकेनिक्स का क्या हो जाएगा? क्लासिफिकेशन हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मैकेनिक्स को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फर्दर मैकेनिक्स इज डिवाइडेड इनटू ऑन द बेसिस ऑफ द बॉडीज। कौन कौन सी, कितने टाइप की बॉडीज होती हैं? रिजिड बॉडीज एंड डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो फर्स्ट इज रिजिड बॉडी मैकेनिक्स, रिजिड बॉडी मैकेनिक्स। एंड सेकेंड वन इज डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स, डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स। इस बात का मतलब समझो, इस वाली मैकेनिक्स में मैं किन बॉडीज के ऊपर फोर्सेस का और मोमेंट्स का इफेक्ट देखूंगा। अगर मैं ये वाली मैकेनिक्स पढ़ रहा हूं तो मैं किन बॉडीज के ऊपर फोर्सेस और मोमेंट्स का इफेक्ट देखूंगा? रिजिड बॉडीज के ऊपर। अगर मैं ये वाली मैकेनिक्स पढ़ रहा हूं, डिफॉर्मेबल बॉडी मैकेनिक्स, तो मैं किन बॉडीज के ऊपर फोर्सेस का और मोमेंट्स का इफेक्ट देखूंगा? डिफॉर्मेबल बॉडीज के ऊपर। क्लियर? मुझे एक बात बताओ, इसको अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं, सुनते रहना ध्यान से, इसको अगर मैं फर्दर डिवाइड करूं, जो मेरे पास डिफॉर्मेबल बॉडीज हैं, सॉलिड्स, सॉलिड्स एंड फ्लूइड, सॉलिड्स एंड फ्लूइड। क्या फ्लूइड एक डिफॉर्मेबल बॉडी होती है? आपके सामने जो लिखा हुआ है फ्लूइड, क्या एक फ्लूइड डिफॉर्मेबल बॉडी है? अंडर द एक्शन ऑफ विच फोर्स? फ्लूइड डिफॉर्म करता है अंडर द एक्शन ऑफ विच फोर्स? शियर फोर्स। इसको अभी साइड में रखा हुआ है। टेंजेंशियल फोर्स बोल लो, शियर फोर्स बोल लो, कुछ भी बोल लो, उसको साइड में रखा हुआ है। अगेन नेक्स्ट पार्ट, क्या एक सॉलिड बॉडी भी डिफॉर्म कर सकती है? क्या एक सॉलिड बॉडी भी डिफॉर्म कर सकती है? बिल्कुल। अब मुझे एक बात बताओ, सुनो ध्यान से, ये जो डिफॉर्मेबल बॉडी है सॉलिड, क्या रेस्ट कंडीशन में भी हो सकती है और मूविंग कंडीशन में भी हो सकती है ना? ध्यान से सुनो, जो सॉलिड बॉडी है वो हमने क्या बोला? एक डिफॉर्मेबल बॉडी है। ये डिफॉर्मेबल बॉडी जो सॉलिड है, ये दो टाइप की हो सकती है। किस कंडीशन में? एक तो रेस्ट कंडीशन में, ये रेस्ट कंडीशन में भी हो सकती है, और ये मोशन में भी हो सकती है। रेस्ट कंडीशन को क्या बोल सकता हूँ? स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक स्टैटिक कंडीशन। और यही सॉलिड बॉडी अगर मूव करेगी तो क्या बोल सकता हूँ? डायनामिक कंडीशन, डायनामिक कंडीशन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ऐसे ही जो रिजिड बॉडी है, उसको भी मैं दो कंडीशन में स्टडी कर सकता हूँ। कौन कौन सी? स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन और डायनामिक कंडीशन। सुनना, देखो, अगर मैं रिजिड बॉडीज के ऊपर फोर्सेस का और मोमेंट्स का इफेक्ट देख रहा हूं, और वो रिजिड बॉडीज
वो रिजिड बॉडीज स्टैटिक कंडीशन में है। तो ऐसे सब्जेक्ट को जब हमने स्टडी किया, क्या बोला उस सब्जेक्ट को? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जो जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं रिजिड बॉडीज को ही स्टडी कर रहा हूं, रिजिड बॉडीज पे ही अगर मैं फोर्सेस का और मोमेंट्स का इफेक्ट स्टडी कर रहा हूं, बट अंडर डायनेमिक कंडीशन, तो उसको मैं क्या बोलता हूं? थ्योरीज ऑफ मशीन। आपने सुना होगा टॉम, मैकेनिक्स के अंदर हम लोग नहीं पढ़ते इसको, मैकेनिक्स वाले पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ मशीन। क्लियर? अब आओ डिफॉर्मेबल बॉडीज पे। डिफॉर्मेबल बॉडीज में फ्लूइड की अगर बात करें तो कौन सा सब्जेक्ट बनता है? फ्लूइड मैकेनिक्स, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। क्लियर? ऐसे ही डिफॉर्मेबल बॉडीज में अगर मैं बात करूं सॉलिड बॉडीज की, और वो सॉलिड बॉडीज किस कंडीशन में है? स्टैटिक कंडीशन में, मतलब रुकी हुई हैं, तो कौन सा सब्जेक्ट बनता है? अवर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अवर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो पढ़ने वाले हैं। डिफॉर्मेबल बॉडीज में ही सॉलिड के अंदर अगर डायनेमिक कंडीशन में है सॉलिड, तो कौन सा सब्जेक्ट बनता है? वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस। ये भी कौन पढ़ते हैं? मैकेनिकल वाले। क्लियर हुआ? तो आपको ये समझ में आया कि हमारे सब्जेक्ट हमें अंदर पढ़ना क्या है। हमें मैकेनिक्स तो पढ़नी है, लेकिन किन बॉडीज की? किन बॉडीज की? डिफॉर्मेबल बॉडीज की। और वो डिफॉर्मेबल बॉडीज भी कैसी हैं? सॉलिड हैं। और वो सॉलिड बॉडीज किस कंडीशन के अंदर है? मूविंग में या स्टैटिक में? वो स्टैटिक कंडीशन के अंदर है। क्या आपको ये समझ में आया कि पढ़ना क्या है एक्चुअली? फॉर एग्जाम्पल, सुनो बात ध्यान से। क्या सब लोगों ने, ऐसा तो है नहीं, बीम देख रखी है घरों में, बीम या कॉलम? बीम या कॉलम देख रखे हैं? क्या बीम कभी डिफॉर्म नहीं होती क्या? डिफॉर्मेशन होती है ना बीम की। तो बोल सकता हूँ बीम एक अभी डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या होती हैं, रिजिड बॉडीज क्या होती हैं, ये बताऊंगा पहले। मुझे बताओ, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि बीम एक डिफॉर्मेबल बॉडी है। क्लियर? बीम फ्लूइड होती है क्या? क्या बीम फ्लूइड कंडीशन में है? किस कंडीशन में? सॉलिड कंडीशन में है। और बीम को कभी मूव करते हुए देखा है? कभी ऐसा हो, किसी किसी का घर ऐसा हो जिसमें बीम मूव कर रही हो? भाई मेरे घर में तो रेस्ट कंडीशन में है। तो हमने क्या बोला? बीम एक डिफॉर्मेबल बॉडी है, किस टाइप की? सॉलिड। और किस कंडीशन में है वो एक स्टैटिक कंडीशन में है। तो अगर मैं उस बीम को स्टडी कर रहा हूं, दैट मीन्स क्या हुआ? वो किसके अंदर आ जाएगा? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आ जाएगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मैकेनिक्स का वो पार्ट है जिनमें मैं डिफॉर्मेबल बॉडीज अंडर सॉलिड कंडीशन, अंडर स्टैटिक कंडीशन स्टडी करूंगा? ना तो मैं, सुनो मेरी बात, ना तो इस सब्जेक्ट के अंदर मैं रिजिड बॉडीज को छूंगा, ना ही मैं फ्लूइड को छूंगा, और ना ही डायनेमिक कंडीशन को टच करूंगा। सबको बात क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है कि सोम में क्या पढ़ने वाले हैं? बेटा आपको कमेंट करना पड़ेगा, वरना मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको बात समझ में आ रही है। क्लियर? ये नोट कर लिया आप लोगों ने? इसे नोट किया? इज इट नोटेड? तो सोम के अंदर हमें क्या पढ़ना है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, या फिर ऐसे बोलता है इट इज अ मैकेनिक्स ऑफ, इट इज द मैकेनिक्स ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडीज, डिफॉर्मेबल बॉडीज। और कौन सी बॉडीज? डिफॉर्मेबल में दो आती हैं, फ्लूइड और सॉलिड। कौन सी पढ़ेंगे हम लोग? सॉलिड पढ़ेंगे। सॉलिड अंडर द एक्शन ऑफ, या अंडर द एक्शन ऑफ, नहीं, अंडर स्टैटिक कंडीशन, अंडर स्टैटिक कंडीशंस। तो यहां से हमारा सब्जेक्ट निकल के आया। किसी को इसमें कोई डाउट इस वाले पार्ट में? क्लियर? अब बात करते हैं कि रिजिड बॉडीज और डिफॉर्मेबल बॉडीज क्या होती हैं। सुनना ध्यान से। सबसे पहले बात करेंगे रिजिड बॉडीज की। रिजिड बॉडीज, एम आई गोइंग फास्ट? स्पीड सही है सब लोग के लिए? स्पीड में कोई दिक्कत है किसी को? बासित नमूने, स्पीड फास्ट लग रही है? रिजिड बॉडीज, ध्यान से सुनना। रिजिड बॉडीज से क्या लग रहा है? क्या होता होगा? कैसी बॉडीज होंगी? देखो ध्यान से, सुनो 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 सुनो। फॉर एग्जाम्पल,
लेट अस सपोज आई हैव एलिमेंट लाइक दिस, ध्यान से सुनना, क्लियर। मैंने इस एलिमेंट पे दो पॉइंट्स लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, क्लियर, एंड दिस डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स इज एल। क्या अभी आपने इस रिजिड बॉडी पे कोई फोर्स या मोमेंट लगाया? ओके, मैंने क्या किया, इस बॉडी पे एक फोर्स लगाया, एक फोर्स इधर से और एक फोर्स इधर से, क्लियर। फोर्स लगाने के बाद जब मैंने एक्सटर्नल फोर्सेस इस पे अप्लाई किया, तो फोर्स लगाने के बाद जो ए और बी पॉइंट्स थे उनके बीच में जो डिस्टेंस था वो चेंज नहीं हुआ। मतलब जो ए पॉइंट था और जो बी पॉइंट था, इनके बीच में जो अभी भी डिस्टेंस है वो कितना है? वो अभी भी कितना है? एल है। तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और मोमेंट, अगर किसी बॉडी के अंदर किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में कोई रिलेटिव मूवमेंट ना हो, ऐसी बॉडीज को क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडीज। मैं दोबारा बता रहा हूं, सुनो ध्यान से बात। वो बॉडीज जिनमें ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में रिलेटिव मूवमेंट कितना निकल के आए? जीरो। मतलब फोर्स लगाने से पहले कितना डिस्टेंस था? एल। और फोर्स लगाने के बाद भी कितना डिस्टेंस है? एल। तो ए और बी के बीच में कोई डिस्टेंस में चेंज आया? ए और बी के बीच में डिस्टेंस में कोई चेंज आया? कोई चेंज नहीं आया, कोई डिफॉर्मेशन आई। लेट अस सपोज, इधर देखो जरा, जितना ये डिस्टेंस एल है उतना ही तो डिस्टेंस एल है ना। तो ऐसी बॉडीज को क्या बोलेंगे? रिजिड बॉडीज। अब मुझे एक बात बताओ, क्या रिजिड बॉडीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एग्जिस्ट करती होंगी? किसी ना किसी बॉडी पे जब तुम थोड़ा भी फोर्स लगाओगे तो थोड़ा बहुत तो डिफॉर्मेशन आएगा ना, भले ही वो तुम्हें दिखाई ना दे उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में, है ना। तो सिमिलरली जो डिफॉर्मेबल बॉडीज हो जाएंगी, डिफॉर्मेबल बॉडीज, इसका क्या मतलब हो जाएगा? वो बॉडीज जिसके अंदर क्या आएगा? जिसके अंदर कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा। सुनना ध्यान से बात, देखो अब यहाँ पे ज्यादा समझ में आ जाएगी आपको बात। देखो सेम सेम बीम है हमारे पास, वो सेम एलिमेंट है, ठीक है। देखो हमने इस एलिमेंट के अंदर दो पॉइंट्स मार्क किए, ए और बी। फोर्स या मोमेंट के एप्लीकेशन से पहले इन दोनों के बीच में जो लेंथ थी दैट वाज एल, क्लियर। आपने क्या किया, आपने इस एलिमेंट पे फोर्स लगाया, यहां से फिक्स किया इसको, यहां से फिक्स किया, और आपने क्या किया, यहां से एक फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने के बाद लेट अस सपोज जो ए पॉइंट था थोड़ा शिफ्ट हो गया आगे, इस तरीके से ए पॉइंट शिफ्ट हुआ, क्लियर। और जो बी पॉइंट था थोड़ा ज्यादा शिफ्ट हो गया, इस तरीके से। अब जब आपने दोनों के बीच में लेंथ को मेजर किया, ये लेंथ एल नॉट निकल के आ रही। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? फोर्स लगाने से पहले और फोर्स लगाने के बाद क्या दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस सेम है क्या? फोर्स लगाने से पहले और फोर्स लगाने के बाद दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस सेम है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन दोनों के बीच में आपस रिलेटिव पोजीशन हुई है, रिलेटिव मूवमेंट, है ना। तो ऐसी बॉडीज जिसमें डिफॉर्मेशन देखने को मिले ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और मोमेंट, ऐसी बॉडीज को क्या बोलेंगे? डिफॉर्मेबल बॉडीज। तो सर मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तो हमने जब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में रिजिड बॉडीज के ऊपर फोर्सेस को स्टडी किया, तो वहां मेरा पर्पस क्या था? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मैंने क्या क्या बोला, इधर देखो। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम लोग क्या करेंगे, जो रिजिड बॉडीज हैं उनके ऊपर इफेक्ट देखेंगे फोर्सेस का, ये तो बोला ना मैंने। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में जो रिजिड बॉडीज हैं उन्हीं के ऊपर तो इफेक्ट देख रहे हैं। तो सर जब रिजिड बॉडीज डिफॉर्म ही नहीं हो रही तो हम क्यों पढ़ रहे हैं उस चीज को? बेटा हम लोगों ने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या इस बॉडी पे ध्यान दिया? हमने किस पे ध्यान दिया? हमने ध्यान दिया किस टाइप का मोशन हो रहा है। वो मोशन कैसा है? सर्कुलर है, ट्रांसलेशन है, रोटेशन है। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोशन को स्टडी करने, वहां बॉडी मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव नहीं था।
इनफैक्ट बॉडी के किस टाइप के मोशन हो सकते हैं वो मेरा प्राइम ऑब्जेक्टिव था। लेकिन अब इस हमारे पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या मेरा ऑब्जेक्टिव ये सर्कुलर मोशन शो करना है क्या? क्या ट्रांसलेशन शो करना है क्या? क्या रोटेशन शो करना है? क्यों? ये तो मैं स्टडी करूंगा ही नहीं। क्यों नहीं कर पाऊंगा स्टडी? क्योंकि किस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं? स्ट्रेंथ ऑफ, बहुत बढ़िया बात, हम तो स्टैटिक कंडीशन की बात कर रहे हैं ना। क्लियर? तो सबको बात क्लियर हो रही है? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग ये सर्कुलर मोशन शो करेगा, ट्रांसलेशन, रोटेशन, इसकी बात नहीं करेंगे। क्या आपको डिफरेंस क्लियर हुआ डिफॉर्मेबल बॉडीज में और रिजिड बॉडीज में? तो प्रैक्टिकली सारी की सारी बॉडीज क्या होती हैं? डिफॉर्मेबल। तो सर इसका फिर इस सब्जेक्ट को पढ़ तो लेंगे, एग्जाम भी निकाल लेंगे, लेकिन इसका प्रैक्टिकल यूज क्या है? अरे मुझे एक बात बताओ, जब तुम अपना घर बनाओगे, बीम की डिजाइनिंग करोगे, कॉलम की डिजाइनिंग करोगे, क्या तुम्हें ये पता नहीं होना चाहिए कि बीम के अंदर क्या चल रहा है, या बीम कितना मैक्सिमम फोर्स लेगा, या बीम के अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, या कॉलम के अंदर बकलिंग आएगी नहीं आएगी? ये सब कैसे पता कर पाओगे? जब तुम्हें उस बीम के मटेरियल की प्रॉपर्टीज पता होंगी तभी तो कर पाओगे। लेट अस सपोज बीम किससे बना हुआ है? मान लो बीम बना हुआ है स्टील से। तो स्टील की जब तक मुझे प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी, क्या मैं पता कर पाऊंगा कि स्टील कितना बेंडिंग मोमेंट सहन कर लेगा, या स्टील के अंदर कितना कंप्रेशन आ जाएगा, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम क्या करेंगे? मटेरियल के अंदर जाके उसकी प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे, ताकि हम क्या कर सकें? ताकि हम डिजाइनिंग कर सकें। मैं रिपीट कर रहा हूं, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम मटेरियल के अंदर जाएंगे, उसके अंदर के जितने भी फंक्शंस होंगे, चाहे उसकी फोर्स हो गया, चाहे बेंडिंग मोमेंट हो गया, चाहे डिफ्लेक्शन हो गया, चाहे स्लोप हो गया, चाहे स्ट्रेसिस हो गए, सारा का सारा स्टडी करेंगे, सारी उसकी प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रिजिड मॉडुलस, जितने भी मॉडुलस हैं। और किस कंक्लूजन पे आएंगे कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ताकि हम क्या कर सकें? ताकि डिजाइनिंग कर सकें। ये बात आपको क्लियर हुई? नेक्स्ट एक और चीज, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर बॉडी के अंदर क्या चल रहा है, क्या मैंने कुछ डिस्कस किया वहां पे? तो हमने सिर्फ और सिर्फ किससे डील किया? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हमने सिर्फ और सिर्फ किन फोर्सेस से डील किया? हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस से डील किया। इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वी डील ओनली विद एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। और अगर बात करें सोम के अंदर, सोम के अंदर क्या मेरा काम सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस को डील करने से चल जाएगा? अभी तो मैंने बोला मुझे किसके अंदर जाना पड़ेगा, मुझे मटेरियल के अंदर जाना पड़ेगा ना। और अगर मैं मटेरियल के अंदर जा रहा हूं, दैट मीन्स उसके अंदर आने वाले फोर्सेस को स्टडी करूंगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर मुझे बाहर वाले फोर्सेस तो स्टडी करने ही करने हैं, साथ में कौन से फोर्सेस देखने हैं इस बार? जो बीम के या जो मेरे एलिमेंट के अंदर आ रहे हैं। क्लियर? क्योंकि अगर मुझे जो उसके अंदर फोर्सेस आ रहे हैं वही नहीं पता होंगे, तो मैं कैसे उसका स्ट्रेस निकालूंगा, कैसे मैं उसका डिफ्लेक्शन निकालूंगा, कैसे मैं स्लोप निकालूंगा? क्या आपको बात समझ में आई? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर बॉडी के अंदर क्या हो रहा है मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने बॉडी को कैसा मान लिया? रिजिड मान लिया। बट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर क्योंकि मैं बॉडी को डिफॉर्मेबल मान रहा हूं, तो मुझे बॉडी के अंदर जाके ये देखना पड़ेगा कि कितने फोर्सेस उसके अंदर आ रहे हैं। इज इट क्लियर? तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में मुझे किन फोर्सेस से डील करना है? दोनों से, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। क्या आपको ये बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल इसे ऐसे समझो, देखो अपनी फिंगर लो, इधर देखो, अपनी फिंगर लो, इसे यहां से खींचो। अगर तुम इसे यहां से खींचोगे, तो जहां पे इसका जॉइंट है, क्या आपको पेन महसूस होगा? अरे मुझे बताओ, अगर अपनी फिंगर को यहां से खींचोगे तो जहां पे इसका जॉइंट, आपको पेन महसूस होगा? ये पेन आपको क्यों महसूस हुआ? फिंगर के अंदर कुछ हलचल हो रही है कि नहीं हो रही है? मतलब उसके अंदर फोर्स, आपने फोर्स इसके ऊपर अप्लाई किया, तो ये फोर्स अंदर ट्रांसमिट हो रहा होगा, तभी तो पेन हो रहा है ना? अगर फिंगर, ऐसे समझो, इस फिंगर को देखो, क्या इस पे कोई फोर्स लगाया मैंने एक्सटर्नल? क्या कोई फोर्स लगाया एक्सटर्नल? अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं लगाया तो कुछ पेन हो रहा है मेरे को, इंटरनली कुछ फील हो रहा है। बट अगर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा तब कुछ इंटरनली फील होगा। तो इंटरनल फीलिंग कब आएगी? जब बॉडी के ऊपर क्या एक्ट कर रहा है?
एक एक्सटर्नल, तो इंटरनल फोर्स को अगर मैं स्टडी करूं बिना एक्सटर्नल के, कोई मतलब बना इस बात का? मैंने आपसे बोल दिया कि सोम के अंदर हम पढ़ेंगे इंटरनल फोर्सेस, बट विदाउट एक्सटर्नल कोई मतलब बनता है इंटरनल का? जरा बताना। तो सोम के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल तो पढ़ने ही पड़ेंगे, साथ साथ कौन सा पढ़ना पड़ेगा? इंटरनल फोर्सेस। क्या आपको बात समझ में आई? सबके लिए बात क्लियर है बेटा? बिना एक्सटर्नल के इंटरनल का कोई मतलब नहीं है। तो इन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विल डिस्कस we will discuss internal as well as external forces. क्लियर हुआ? बताओ, सबके लिए बात क्लियर है? आगे चलें? इतनी बात में किसी को डाउट हो तो बताओ, जितना भी पढ़ा है। चल सकते हैं आगे। नेक्स्ट, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना होता है ताकि वो मेरा सब्जेक्ट आसान हो जाए? किसी भी सब्जेक्ट को, जैसे हमने जो मैकेनिक्स को स्टार्ट किया था, एक अजम्पशन लिया था कि बॉडी रिजिड है, तो मेरा सब्जेक्ट आसान हो गया। ऐसे ही स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को स्टार्ट करने से पहले मुझे कुछ अजम्पशंस लेने होंगे। ध्यान रखना, मैं अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे अजम्पशंस लेने होंगे, तो प्रैक्टिकली वो क्या पॉसिबल होंगे चीजें? किसी चीज को मैं अज्यूम कर रहा हूं तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या वो? नहीं ना, सिर्फ मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो मैं कुछ अजम्पशंस लूंगा ताकि जो मेरा ये सब्जेक्ट है कुछ आसान बन जाए। तो ध्यान से देखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अजम्पशन, assumptions in strength of material, assumptions in strength of material. First assumption, material is homogeneous. Material is homogeneous, ये टर्म आपने बहुत बार सुनी होगी। क्यों? मटेरियल इज होमोजीनियस। क्या होता है भाई होमोजीनियस? एनीवन इन द कमेंट सेक्शन, क्या होता है होमोजीनियस मटेरियल? मैंने आपको बोला कि मुझे मटेरियल की स्टडी करनी है। अब मटेरियल तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन हम मैंने क्या बोला अजम्पशन में, कि जो मैं मटेरियल स्टडी करूंगा वो कैसा होना चाहिए? वो होमोजीनियस होना चाहिए। अब होमोजीनियस क्या होता है? ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज आई हैव रैंडमली टेकन अ मटेरियल। ध्यान से सुनना, मैंने इस मटेरियल के अंदर, क्योंकि सारी बात अंदर की करेंगे हम लोग, 3 पॉइंट सेलेक्ट किए। पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। क्लियर? मैंने आपको क्या बोला था कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर हम मटेरियल के अंदर जाके उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम मटेरियल के अंदर जाके उसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे, यही बोल के आए हो पीछे अभी। अब वो कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं वो ड्यू कोर्स में देखेंगे। मैंने आपको क्या बोला, किन किन प्रॉपर्टीज को, जैसे मान लो अगर आपने थोड़ा बहुत सुना हो, क्या आपने सुना यंग्स मॉडुलस ई? क्या आपने सुना है बल्क मॉडुलस के? क्या आपने सुना है पॉइजन रेशियो म्यू? और क्या आपने सुना है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो मुझे पता लगानी होती हैं अपने मटेरियल का बिहेवियर चेक करने के लिए। ये बात सबको क्लियर है? अब इसको भूल जाओ, इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, उसको भूल जाओ। सुनो बात, मैंने क्या किया, लेट अस सपोज इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में एक प्रॉपर्टी है यंग्स मॉडुलस, इसको मैं ई से लिख रहा हूं, ई, ई और ई। अब जरा चेक करो, जब मैं पॉइंट ए पे गया तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी? कितनी वैल्यू है पॉजिटिव एक्स के अंदर? ई। जब मैं पॉइंट बी पे गया तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट प्रॉपर्टी इन एक्स डायरेक्शन? कितनी है?
और सी पे गया तब भी कितनी है E। इस मटेरियल के अंदर मैं किसी भी पॉइंट पे चला जाऊं, सुनना बात ध्यान से, इस मटेरियल के अंदर मैं किसी भी पॉइंट पे चला जाऊं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मुझे प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम मिल रही है या डिफरेंट मिल रही है? सेम मिल रही है। तो एक बात बताओ, ऐसे मटेरियल को जिसके, अब सुनना बात ध्यान से, ऐसे मटेरियल को जिसके अंदर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज की वैल्यू सेम मिले किसी भी पॉइंट पे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ऐसे मटेरियल में जिसमें प्रॉपर्टीज की वैल्यू किसी भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में सेम मिले किसी भी पॉइंट पे, ऐसे क्या बोलते हैं मटेरियल को? होमोजीनियस। होमोजीनियस। फॉर एग्जांपल, नहीं समझे बात, कोई बात नहीं, इधर देखो, एक और मटेरियल लिया, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। अगेन मैंने एक डायरेक्शन को स्पेसिफाई किया पॉजिटिव एक्स में। मैंने जब यंग्स मॉडुलस देखा तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू निकल के आई दैट इज E1। मैंने पॉइंट बी पे देखा, यहाँ पे यंग्स मॉडुलस की जो वैल्यू निकल के आई दैट इज E2। और फाइनली जब मैंने पॉइंट सी पे देखा, अभी यहाँ पे जो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू निकल के आई दैट इज E3। जब मैं डायरेक्शन को फिक्स कर रहा हूँ, जब मैं डायरेक्शन को फिक्स कर रहा हूँ, क्या हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी वैल्यू सेम है क्या? जब मैंने डायरेक्शन को फिक्स कर दिया, मैं सिर्फ एक्स में देखूंगा, तो हर एक पॉइंट पे क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम है? तो ये मटेरियल होमोजीनियस मटेरियल नहीं होगा। जबकि ये जो मटेरियल ए है, जब मैंने डायरेक्शन को फिक्स किया, हर एक पॉइंट पे, हर एक पॉइंट पे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट या सेम? सेम वैल्यू है। आपको बात समझ में आई? आपको बात समझ में आई? तो होमोजीनियस मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टी है, क्या वो पॉइंट पे डिपेंड कर रही है? होमोजीनियस मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टी है, क्या वो पॉइंट पे डिपेंड कर रही है? हाँ या ना? या डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है? अगर कोई मटेरियल होमोजीनियस है तो उसकी प्रॉपर्टी डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, पॉइंट पे डिपेंड कर रही है? बेटे एक बात बताना, अगर ये मटेरियल होमोजीनियस है, चाहे मैं इसकी प्रॉपर्टी यहां देखूं चाहे यहां देखूं, यहां अगर मैंने इसे बोल दिया ये होमोजीनियस है, तो इसकी प्रॉपर्टी में किसी भी पॉइंट पे देखूं, मुझे इस डायरेक्शन में क्या मिलेगी? सेम मिलेगी ना, ई मिलेगी ना। तो होमोजीनियस मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक डायरेक्शन में सेम है। तो मुझे बताओ, इसकी प्रॉपर्टीज किसी पॉइंट पे डिपेंड करेंगी? क्या पॉइंट पे डिपेंड करेंगी प्रॉपर्टीज? किस पे डिपेंड कर रही हैं? एक होमोजीनियस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है। तो बोल सकता हूं इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट इन द बॉडी, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट, बट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन। किन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? रिपीट करना तो बताओ। किन लोगों को ये बात समझ में नहीं आई? रिपीट करना तो बताओ। आदिल, आमिर, महेश्वर, शेख, समझ में आई बात आपको? शेख मशहूर, जिस भी डायरेक्शन में आपने फिक्स किया, फॉर एग्जाम्पल, अभी आ रहा हूं उसी बात पे आ रहा हूं, इसी बात पे आ रहा हूं, अगला पॉइंट वही है बेटा। देखो, एक और पॉइंट लिया, इसी में बताता हूँ, रुक जाओ। मान लो मैं पॉजिटिव वाई में देखना चाहता हूँ इस पर प्रॉपर्टीज को, पॉजिटिव वाई। चेक करो जरा, इस ए पे दिस इज E1, इस बी पे दिस इज E1, दिस सी पे दिस इज E1। तो बताओ, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम है? पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे क्या प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम है? कितनी वैल्यू है? E1, E1 और E1, E1, E1 और E1। क्लियर? अब ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, मुझे पॉजिटिव वाई से और पॉजिटिव एक्स से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं पॉजिटिव वाई में देख रहा हूं तो मैं सारे पॉइंट्स पे पॉजिटिव वाई में देखूंगा। क्लियर? अगर मैं पॉजिटिव एक्स में देख रहा हूं तो मैं सारे पॉइंट्स पे एक्स में देखूंगा। ऐसा मत बोल देना सर वाई में अलग है एक्स में अलग है, नहीं, गलत हो जाएगा वो तो। अभी क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ सबको? अब एक और चीज सुनो, एक और चीज सुनो। लेट अस सपोज ये E1, ये E2, ये E3, E1, E2 और E3, ये मटेरियल एक्स के अंदर क्या है? ये मटेरियल एक्स के अंदर क्या है? होमोजीनियस।
लेकिन यही सेम मटेरियल वाई के अंदर क्या है, नॉन होमोजीनियस। तो अगर मैं इसकी ओवरऑल बात करूं तो इसको ओवरऑल बोलोगे होमोजीनियस हर एक डायरेक्शन में, बताना जरा। नहीं ना। क्या बोल सकता हूं, इट इज पार्शियली होमोजीनियस इन एक्स डायरेक्शन। क्या स्टेटमेंट सही है, इट इज पार्शियली होमोजीनियस इन एक्स डायरेक्शन। मेरे ख्याल से अभी शायद डाउट क्लियर हो गया होगा आमिर आपका, जिसका भी डाउट था। क्लियर हुआ। चलो, डायग्राम गंदा कर दिया, कोई नहीं, दोबारा बना देंगे। अब मेरे साथ बनाओ। डोंट वरी, अभी जिसको नहीं समझ में आ रहा है प्लीज बी पेशेंट, समझ में आ जाएंगी चीजें। मेरा प्रॉमिस है आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। E1, E2, E3। नहीं नहीं, मैं आपको, जिनको नोट्स नहीं बनाने कोई दिक्कत नहीं है, मैं पीडीएफ सेंड करूंगा, कोई इशू नहीं है इसमें, कंप्लीट पीडीएफ सेंड करूंगा, ठीक है। तो होमोजीनियस क्या होता है भाई, और जिनके पास प्रीवियस पीडीएफ है प्लीज नए वाले से पढ़ना, क्योंकि नए वाला कुछ अलग है इस बार, क्योंकि मैं मैकेनिक्स पढ़ा चुका हूँ तो कुछ अलग होगा इस बार, मैं पहले बता रहा हूँ। तो मटेरियल स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपको सेम लगे, क्योंकि स्टार्टिंग में तो बेसिक्स ही है। मटेरियल इज सेट टू बी होमोजीनियस, homogeneous material if if its properties if its properties, कौन सी प्रॉपर्टीज, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो और बल्क मॉडुलस आर सेट आर सेम थ्रू आउट are same throughout the material throughout the material at all points at all points in a given direction, in a given direction। क्या आपको ये डेफिनेशन क्लियर है? सारे पॉइंट्स पे किसी एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ऐसे मटेरियल को क्या बोल दोगे, होमोजेनियस। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो किस पे डिपेंड नहीं करती, इट्स प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट, इट प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ, ये ऑब्जेक्टिव है सारे, इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट। तो ये कैसा मटेरियल है जो आपने ऊपर लिखा है ए, दिस इज अ होमोजीनियस। और ये वाले भाई साहब कैसे हैं, दिस इज नॉन होमोजीनियस। क्लियर, सबको ये क्लियर है, सबको ये क्लियर है, नोट कर लिया सब लोगों ने। नेक्स्ट अजम्पशन, सेकंड अजम्पशन, सेकंड अजम्पशन क्या बोलता है, इज मटेरियल इज आइसोट्रोपिक। अब ये क्या होता है, देखते हैं। मटेरियल इज आइसोट्रोपिक, जरा चेक करो, सुनो ध्यान से। अगेन दो केस लेंगे, मैं बाद में पूरा कंबाइन कराऊंगा, तो अभी जिसको डाउट आ रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे, प्लीज परेशान मत होना, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। अगेन मैंने तीन पॉइंट्स लिए, सॉरी पॉइंट एक ही लिया, ए पॉइंट, ए पॉइंट जरा चेक करो, सुनो ध्यान से। इस ए पॉइंट पे मैंने तीन डायरेक्शन में प्रॉपर्टी को देखा, एक्स में, वाई में और जेड में।
जब मैंने इस सिंगल पॉइंट पे तीन डायरेक्शन में प्रॉपर्टी को देखा, मैंने क्या पाया, यहां भी E1, यहां भी E1 और यहां भी E। क्या एक सिंगल पॉइंट पे तीनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है? क्या एक सिंगल पॉइंट पे तीनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है? पिछली बार होमोजीनियस में मैंने किसको फिक्स किया था, डायरेक्शन को या पॉइंट को? डायरेक्शन को। इस बार मैंने किसको फिक्स किया मटेरियल के अंदर? पॉइंट को। मैंने ए पॉइंट को फिक्स किया ना। पॉइंट को फिक्स करने के बाद मैं डायमेंशन में डायरेक्शन में क्या देख रहा हूं, प्रॉपर्टी देख रहा हूं। तीनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या निकल के आ रही है, सेम निकल के आ रही है। ऐसे मटेरियल को क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक। अब ध्यान से सुनो बात। लेट अस सपोज मैं एक और पॉइंट लूं, अब कंफ्यूजन क्रिएट करूंगा, मैं एक और पॉइंट लिया बी। मैंने इस बी पॉइंट पे प्रॉपर्टीज देखी तीनों डायरेक्शन में। मुझे क्या मिला, मुझे मिला E1, E1 और E1। क्या बी पॉइंट पे जब मैंने इसकी प्रॉपर्टीज को देखा, क्या तीनों डायरेक्शन में सेम है जब मैंने पॉइंट को फिक्स किया? तो कैसा मटेरियल है ये, कैसा मटेरियल है? इट इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अगर मैं इस मटेरियल की चेक करना चाहता हूं कि ये होमोजीनियस है या नहीं, तो मैं किसको सेट करूंगा? अगर मुझे चेक करना है कि मटेरियल होमोजीनियस है या नहीं, तो मैं डायरेक्शन को देखूंगा, किसी भी एक डायरेक्शन को देखो जरा। लेट अस सपोज मैं एक्स डायरेक्शन की बात करता हूं। मैं ए पॉइंट पे गया, ए पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, ई। बी पॉइंट पे एक्स डायरेक्शन में प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, E1। क्या प्रॉपर्टी सेम है क्या एक्स के अंदर? क्या प्रॉपर्टी सेम है? भले ही आइसोट्रोपिक है, बट ये क्या नहीं है, ये होमोजीनियस नहीं है। ये होमोजीनियस नहीं है। तो आपको ये बात समझ में आई बेटा? तो अगर कोई मटेरियल आइसोट्रोपिक है, तो कोई जरूरी है कि वो होमोजीनियस भी होगा? आपके सामने है, ये जो मटेरियल सी है, ये आइसोट्रोपिक तो है, बट साथ ही साथ क्या होमोजीनियस भी है ये? अरे बोलो, ये बात सबको समझ में आई? आइसोट्रोपिक तो ये समझ में आ गया ना, पॉइंट को फिक्स किया और हर एक डायरेक्शन में देखा, प्रॉपर्टी क्या मिली मेरे को? मैंने पॉइंट को फिक्स किया और हर एक डायरेक्शन में देखा, प्रॉपर्टी क्या मिली मेरे को, सेम मिली। तो कैसा मटेरियल है, आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक है। जरा इस पे आओ। मैंने वापस से एक पॉइंट को फिक्स किया और प्रॉपर्टी को चेक किया हर एक डायरेक्शन में। एक्स में चेक किया, वाई में चेक किया और जेड में चेक किया। मुझे प्रॉपर्टीज मिली E1, E2, E3। हाँ भाई, क्या ये आइसोट्रोपिक है क्या? क्या पॉइंट को फिक्स करने के बाद डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम है? नहीं ना। तो कैसा मटेरियल है ये? दिस इज नॉन आइसोट्रोपिक। और ये कैसा है? दिस इज आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक, दिस इज नॉन आइसोट्रोपिक। क्या ये बात सबको समझ में आई? ये बताओ। तो आइसोट्रोपिक के लिए जो प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड नहीं करती, वो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती। किस पे डिपेंड कर रही है? अरे आइसोट्रोपिक होने के लिए एक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए ना, तो पॉइंट मैटर कर रहा है ना यहाँ पे, है ना? इधर देखो ना बेटा, इधर देखो। ये मटेरियल क्या है, ये मटेरियल क्या है, आइसोट्रोपिक। अगर मैं बात करूं इस डायरेक्शन में, तो प्रॉपर्टी डिफरेंट है ना, प्रॉपर्टी डिफरेंट है कि नहीं है? बट मटेरियल कैसा है, आइसोट्रोपिक है ना। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन मैटर नहीं करता इसके लिए। इसके लिए क्या मैटर करता है कि एक पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। भले ही एक डायरेक्शन में किसी भी दो पॉइंट में प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसकी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड नहीं कर रही है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही है ना। आई बात समझ में? अरे इसके डेफिनेशन लिख दूं, समझ में आया है नहीं आया, इतना बताओ सभी लोग को, जितने लोग क्लास में बैठे हुए, क्लियर है? आइसोट्रोपिक। मटीरियल is said to be isotropic material if its properties
are same in all directions at a given point. At a given point. और नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, इट्स प्रॉपर्टीज आर, its properties are independent of what? Independent of direction. Independent of direction. क्या आपको ये दोनों चीज समझ में आई? चलो, अगर बात समझ में आई तो अब देखो, अब मुझे बताना। एग्जाम्पल, इसको छोड़ो, यहाँ से शेप्स उठाओ। I have taken 2 points, this and this. Point A and point B. E1, E2, E3. E1, E2, E3. किस टाइप का ये मटेरियल है? एनीवन इन द क्लास? होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। आमिर भट्ट, क्या ये आइसोट्रोपिक दिखाई दे रहा है? आइसो अब मैं आपको वापस बताऊंगा, देखो सुनो। सबसे पहले मुझे क्या चेक करना है कि होमोजीनियस है कि नहीं। तो मैं डायरेक्शन में देखूंगा, लेट अस सपोज मैं इस एक्स डायरेक्शन में देख रहा हूं, क्या एक्स डायरेक्शन में दोनों पॉइंट्स पे प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम है? अब मैं वाई में, वाई के अंदर क्या प्रॉपर्टी वैल्यू सेम है? ई टू हर एक पॉइंट पे। अब मैं आया जेड में, जेड के अंदर क्या हर एक पॉइंट पे प्रॉपर्टी वैल्यू सेम है? ई थ्री। तो हाँ, मटेरियल क्या है? मटेरियल होमोजीनियस तो है, ये तो मैं कंक्लूड कर सकता हूं, होमोजीनियस तो है। आइसोट्रोपिक को देखने के लिए मैं क्या करता हूं, एक पॉइंट चूज करता हूं। ये काम किया मैंने। लेट सपोज मैंने ए पॉइंट को चूज किया, इस पॉइंट को चूज किया। जब मैंने ए पॉइंट को चूज किया, क्या हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी वैल्यू सेम है? क्या E1, E2, E3 बराबर होंगे क्या? तो कैसा मटेरियल है? अरे बी पे तो जाने की जरूरत ही नहीं है। एक सिंगल पॉइंट पे क्या हो गया, अलग अलग डायरेक्शन में प्रॉपर्टी वैल्यू क्या अलग अलग है, तो कैसा मटेरियल है? नॉन आइसोट्रोपिक। तो होमोजीनियस तो है, बट नॉन आइसोट्रोपिक। क्या आपको ये बात समझ में आई माय डियर स्टूडेंट्स? क्या ये समझ में आया बात? क्या आइडेंटिफाई करना सीख पा रहे हो? चलो, एक और एग्जांपल देखते हैं। पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, एक्स में चेक करेंगे, वाई में एंड जेड में। एक्स में, वाई में एंड जेड में। कैसा मटेरियल है ये? विच टाइप ऑफ मटेरियल इज दिस? कैसा मटेरियल है? आइसोट्रोपिक है कि नहीं, पहले इतना बताओ। आइसोट्रोपिक है? किसी भी पॉइंट पे उठा लो, ए को उठा लो चाहे बी को उठा लो, हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है? सेम। तो आइसोट्रोपिक तो है, आइसोट्रोपिक तो है ये भाई साहब। बट क्या नहीं है, होमोजीनियस। क्यों? किसी भी एक डायरेक्शन में, लेट सपोज एक्स में देखो, क्या प्रॉपर्टी सेम है? क्या E2 और E सेम हो गए? तो आइसोट्रोपिक तो है बट नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस।
क्या थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस गेन कर पा रहे हो? ये तो बहुत आसान चीजें हैं। एक बात बताओ, अभी तो हम इसी में कंफ्यूज हैं कि होमोजीनियस है या आइसोट्रोपिक है। अगर लेटर सपोज ये अजम्पशन ना लूं तो हमारा क्या हाल होगा, समझ सकते हो ना एनालिसिस में, है ना। अभी तो हम लोग इसी बात में कंफ्यूज हैं कि बेचारा ये आइसोट्रोपिक है या होमोजीनियस है या नहीं है। तो अजम्पशन थोड़ा फील कर पा रहे हो कि अजम्पशन लेके जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी। कोई बात, कोई बात। जिंदगी आसान चाहिए और चाहिए गवर्नमेंट नौकरी। बेटा कॉम्बिनेशन तो बहुत डिफरेंट है। दिस इज ए, दिस इज बी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, E2, 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 E2 और E2। बताओ भाई कैसा मटेरियल है। शाबाश। होमोजीनियस भी है क्योंकि एक्स में चेक करूंगा तो E2 E2 आ रहा है। होमोजीनियस तो है। अब मैं अगर किसी एक पॉइंट पे चेक करूं तो उस पॉइंट पे हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी वैल्यू क्या है, सेम है। रिपीट केस सेकंड सर, कौन सा केस, ये वाला केस। इसमें क्या दिक्कत हो गई है। अगर अगर मैं किसी एक पॉइंट पे देखूं तो प्रॉपर्टी वैल्यू सेम आ रही है निकल के, E2 E2 E2। या बी पे देखूं तो E तो कैसा मटेरियल है, आइसोट्रोपिक। बट अगर मैं किसी एक डायरेक्शन में स्पेसिफिक हो जाऊं एक्स के अंदर, क्या ए पॉइंट पे E2 आ रही है और बी पॉइंट पे ई सेम है क्या डायरेक्शन के अंदर एक्स में, सेम प्रॉपर्टीज हैं क्या। अगर ए पॉइंट पे देखूं, क्या बोलना चाह रहे हो, अगर ए पॉइंट नहीं है ना तो कैसा मटेरियल हो गया। अगर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम नहीं है तो कैसा होता है, नॉन होमोजीनियस। इधर आओ, ये कैसा हो गया, एक डायरेक्शन में देखा, सेम डायरेक्शन में एक्स में, तो प्रॉपर्टी सेम आ रही है तो होमोजीनियस तो है। साथ ही साथ, किसी भी एक पॉइंट पे उठा रहा हूं तो उस पॉइंट पे तीनों डायरेक्शन में प्रॉपर्टी क्या है, सेम है, तो कैसा हो गया, होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक। लास्ट एग्जांपल, उसके बाद चलेंगे आगे। ए बी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, E1 E2 E3 E4 E5 E6। सबसे पहले बताओ होमोजीनियस है या नहीं है, ना, नॉन होमोजीनियस है, नॉन होमोजीनियस। क्योंकि हमने देखा किसी भी एक डायरेक्शन में अगर मैं एक्स में चेक करूं तो E4 आ रहा है ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे क्या आ रहा है, E1 आ रहा है, तो नॉट इक्वल है, तो नॉन होमोजीनियस है। आइसोट्रोपिक चेक करने के लिए क्या करूंगा, किसी भी एक पॉइंट पे चला जाऊं, ए पे चला जाऊं या बी पे चला जाऊं। अगर मैं बी पे गया, तो क्या सारी डायरेक्शन में प्रॉपर्टी वैल्यू सेम आ रही है निकल के, अलग अलग आ रही है ना, E1 E2 E3। सिमिलरली अगर तुम ए पे चले जाओ तो ए पे चले जाओ, अगर बी से संतुष्टि नहीं है तो E4 E5 E6। तो हर डायरेक्शन में प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, डिफरेंट है। तो नॉन होमोजीनियस भी है और साथ साथ क्या है, नॉन आइसोट्रोपिक। क्लियर हुआ सबको, अरे सबको क्लियर हुआ। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग क्या अजम्पशन लेंगे कि हमारा मटेरियल होमोजीनियस भी है और साथ ही साथ क्या है, साथ ही साथ आइसोट्रोपिक भी है। कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक पॉइंट पे और उस पॉइंट की हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी वैल्यू क्या निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी। एंड वी आर फॉर्चुनेट इनफ, जितने भी हमारे पास इंजीनियरिंग मटेरियल हैं वो माइक्रो लेवल पे तो चलो अलग बात है, मैक्रो लेवल पे, थोड़े बड़े लेवल पे कैसे हैं सारे के सारे, होमोजीनियस हैं एंड आइसोट्रोपिक हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं स्टील की, एक एलॉय है स्टील, तो स्टील आपका जो मैक्रो लेवल पे होमोजीनियस भी है और साथ ही साथ क्या है, आइसोट्रोपिक भी है। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा ना कि कंप्रेशन में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम ले लिया और टेंशन में सेम ले लिया। बहुत बार सुनते हैं ना हम ये चीज। जो स्टील होता है उसको क्यों यूज करते हैं कंक्रीट के साथ में, क्योंकि उसका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है कंप्रेशन में भी सेम होता है और टेंशन में भी सेम होता है। तो ये प्रॉपर्टी मैच कर पा रहे हैं क्योंकि वो होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक है। तभी तो उसका कंप्रेशन में और टेंशन में सेम हुआ ना प्रॉपर्टीज।
जैसे वुड है, वुड, टिम्बर देखा होगा आपने, टिम्बर, क्या टिम्बर की हर एक डायरेक्शन में प्रॉपर्टी सेम होती है क्या? नहीं होती ना। तो टिम्बर एक होमोजीनियस और आइसोट्रोपिक मटेरियल नहीं है। क्लियर? सबको क्लियर है ये? आगे चल सकते हैं, बताओ, ये नोट किया आप लोगों ने? इज इट नोटेड? अभी आइसोट्रोपिक में और होमोजीनियस में कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट, नेक्स्ट इज लोड। नेक्स्ट टर्म क्या है? लोड। अजम्पशन खत्म हो चुकी है। लोड, लोड क्या होता है भाई? व्हाट इज लोड? क्या समझते हो? बहुत बार सुना होगा लोडिंग आ रही है, लोडिंग आ रही है, सुना होगा ना डेली लाइफ में। क्या होता है लोड? व्हाट इज लोड? एनीवन इन द कमेंट सेक्शन? क्या हुआ लोड? इट्स नॉट एक्सटर्नल इफेक्ट आमिर। अरे नमूनो, क्या मैं किसी भी एक्सटर्नल फोर्स या मोमेंट को लोड बोल सकता हूँ? किसी भी स्ट्रक्चर के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स को या मोमेंट को मैं लोड बोल सकता हूँ, हाँ या ना? तो लोड बहुत सिंपल डेफिनेशन है। सिंपल थिंग्स आर ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड। लोड क्या हो जाएगा? एनी एक्सटर्नल, वर्ड ध्यान रखना, एक्सटर्नल। क्या मुझे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस के बीच में डिफरेंस क्लियर है? इंटरनल मतलब मटेरियल के अंदर जाके, और एक्सटर्नल मतलब क्या, उसके बाहर अप्लाई किया आपने। एनी एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स और मोमेंट एक्टिंग ओवर द स्ट्रक्चर, एक्टिंग ओवर द मटेरियल, स्ट्रक्चर बोल लो या मटेरियल बोल लो, एक ही बात है। मटेरियल विल बी क्लासिफाइड एज, विल बी टर्म्ड एज लोड। मेरा आपसे एक सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल क्या है, सुनो। मैं आपको टाइप्स ऑफ बीम पढ़ाऊंगा, बट कभी ना कभी पढ़ा हुआ किस टाइप की बीम है कॉलेज में? कैंटिलीवर दिखाई दे रही है, कैंटिलीवर बीम। क्लियर? आपने कैंटिलीवर पे ये क्या अप्लाई किया? क्या मैं इसको एक एक्सटर्नल फोर्स बोल सकता हूँ? खुद से लगाया मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स, जिसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज 40 न्यूटन। तो क्या ये 40 न्यूटन को मैं लोड बोल सकता हूँ? कोई दिक्कत किसी को? मैंने क्या बोला, जितने भी एक्सटर्नल फोर्स आपके मटेरियल पे या मेंबर पे लग रहे हैं, क्या बोलूंगा उसको? लोड बोलूंगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इस बीम के ऊपर 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है फ्री एंड पे? इस बीम के ऊपर 40 किलो न्यूटन का लोड लग रहा है फ्री एंड पे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अरे कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? सिमिलरली, क्या मैं बोल सकता हूँ इस बीम के ऊपर 20 किलो न्यूटन मीटर की मोमेंट लग रही है एक्सटर्नली? तो ये दोनों के दोनों चीज किस में बोल दोगे? लोड में कंसिडर कर लोगे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा मत समझना कि लोड का मतलब फोर्स ही होता है। नहीं, उसमें फोर्स और मोमेंट दोनों आते हैं, प्रोवाइडेड दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? एक्सटर्नल होने चाहिए। क्लियर? अब एक बहुत मस्त चीज, क्या जिस मटेरियल से ये बीम बनी है उसने कुछ ना कुछ मास ऑक्यूपाई किया होगा? जिस लेट्स सपोज एक रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट बीम है, तो कुछ ना कुछ मास होगा। अगर मास बीम के पास है, तो एक वेट नाम की चिड़िया सुनी है आप लोगों ने? वेट, मास इंटू जी। वो कैसा वेट होता है? जिन्होंने मैकेनिक्स नहीं पढ़ी प्लीज आंसर नहीं करेंगे। वेट एक इंटरनल फोर्स हुआ, मान लो इस बीम का वेट यहां एक्ट कर रहा है, या एक एक्सटर्नल फोर्स हुआ। एनीवन इन द क्लास? आमिर, आबिद, शेख, जो वेट है, आसमा, नमूनी, इंटरनल। बासित तो देखो इंटरनल, ये देखो बासित को देखो, इसे तो चाटे लगा दूंगा अभी। बेटा जो वेट होता है वो आपको मैकेनिक्स में क्या पढ़ाया है? बेइज्जती करा देंगे तो सर ने क्या मैकेनिक्स पढ़ाई होगी?
अरे वेट एक एक्सटर्नल फोर्स हुआ, इसके पास मास था, बीम के पास mg। ये जो वेट होता है दैट इज एक्सटर्नल, बिकॉज ऑफ अर्थ खींच रही है उसको अपने पास, एक्सटर्नल हुआ। क्लियर? तो आपने, अरे सुनो सुनो सुनो, इधर समझो। अच्छा, जानबूझकर। ओके ओके ओके। ओके ओके, बात समझ गया था, मुझे पता था तुम ये मिस्टेक नहीं करोगे। अच्छे बच्चे हो ना तुम, इंटेलिजेंट हो, कोई बात नहीं। हाँ, तो जो इसके मास के कारण वेट आएगा mg, वो कैसा वेट है? एक्सटर्नल। तो अगर एक्सटर्नल हुआ तो उसको भी मैं कंसिडर करूंगा लोड के अंदर, जरा बताओ। अगर एक्सटर्नल है तो किया जा सकता है इंक्लूड लोड के अंदर। अब मुझे बताओ, आरसीसी के अंदर आप बोलते हो ना लाइव लोड एंड डेड लोड, डेड लोड को सेल्फ लोड। थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हो यार, कि वहां पे सेल्फ को लोड क्यों बोला हुआ? क्योंकि जो वेट है दैट इज एक्सटर्नल। आपको लोड समझ में आ गया सब लोग को? व्हाट इज लोड? इट इज एन एक्सटर्नल मूवमेंट और फोर्स एक्टिंग ऑन द मटेरियल, विल बी टर्म्ड एज। अब इसकी क्या करनी है? इसकी अब क्लासिफिकेशन करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स। बहुत सारे तरीके से लोड को क्लासिफाई किया जाता है, चेक करते रहना, सुनते रहना बस। फर्स्ट क्लासिफिकेशन इज, क्योंकि ये बेस है आपका, बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, based on dimension, sorry, based on directions of the, based on direction of loading। सुनते रहना ध्यान से, बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, देखो। इसमें टाइम लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है ना। क्या जो मैंने सामने बनाया आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके का स्ट्रक्चर? चेक करो, जो सामने मैंने ड्रॉ किया है एक 3D स्ट्रक्चर है, आपको समझ में आ रही है बात? क्लियर? अब ध्यान से सुनो, ये इसकी कौन सी डायमेंशन है इस स्ट्रक्चर की? दिस वन, दिस इज, नहीं डायमेंशन कौन सी है? दिस इज लेंथ, बोल सकते हो ना, दिस इज लेंथ ऑफ दिस स्ट्रक्चर। क्लियर? एंड दिस डायमेंशन इज, लेट सपोज हाइट बोल लो या डेप्थ बोल लो, और ये डायमेंशन कौन सी है इसकी? दिस इज विड्थ, दिस इज विड्थ। अब ध्यान से सुनो बात, इधर देखो, मैं इस बीम की एक्सिस डिफाइन करने जा रहा हूं। जो एक्सिस, जो एक्सिस लेंथ के अलोंग होगी, लेंथ के अलोंग, उस एक्सिस को क्या बोलते हैं? इस बीम की वो एक्सिस जो लेंथ के अलोंग है उसको क्या बोलेंगे? एक मिनट रुक जाओ, ये यहां से पास करेगी कुछ इस तरीके से। आप लोग ये विजुलाइज कर पा रहे हो कि ये एक्सिस लेंथ के अलोंग है? इस एक्सिस को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। दिस एक्सिस इज टर्म्ड एज लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस। इस लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस के परपेंडिकुलर दो एक्सिस और होती है, देखो ध्यान से। दिस एक्सिस, और एक और होगी दिस वन। इधर देखो सब लोग, इधर देखो, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? दिस सरफेस, ये सरफेस दिखाई दे रहा है? इस सरफेस के जो मैंने रेड बनाई है, आपको देख पा रहे हो सरफेस के इस तरीके से? ये देखो, ये एक्सिस,
और ये एक्सिस कौन सी जा रही है, ब्लैक वाली, चेक करो। ये ब्लैक, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, ये ब्लैक वाली कौन सी एक्सिस है, दिस ब्लैक वाली, ये अंदर जा रही है, इसके लेंथ के अलोंग है, ठीक है। इस ब्लैक वाली एक्सिस के परपेंडिकुलर ये रेड वाली है। थोड़ा सा देखना, ये देखो, देख पा रहे हो, इधर देखो यार, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर देखो, इसको इधर लेके आओ, ये देखो, थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हो, ब्लैक के परपेंडिकुलर। और एक और एक्सिस है, कौन सी, ब्लू वाली, ये देखो। अरे देख पा रहे हो बेटा, दोनों एक्सिस कैसी हैं, ये जो डायग्राम में जो रेड वाली है और जो ये ग्रीन वाली है, इसे को देखो, इधर देखो, ये आपस में कैसा एंगल बना रही है। अब ठीक है, अब देखो जरा, अब देख पा रहे हो क्लियर, अब तो दोनों के क्लियर है। और जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो कैसी आएगी, वो कुछ इस तरीके से आएगी, जो अलोंग लेंथ होगी, कुछ इस तरीके से, ऐसे, ये देखो। अरे देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो सब लोग। जो दो एक्सिस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं, इनको क्या बोलते हैं, इन दोनों को बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। इन दोनों एक्सिस को क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस। ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या आपको एक्सिस क्लियर हुई, क्या आपको एक्सिस क्लियर हुई सबको, क्लियर। इस सरफेस को, जिस सरफेस की मैं बात कर रहा था, इस सरफेस को क्या बोलते हैं, वेट। ये जो रेड कलर से मैंने सरफेस दिखाया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। क्या बोलते हैं इसको, दिस सरफेस इज नोन एज क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब मुझे इतना बताओ, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना एंगल बना रही है, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। अब ध्यान से सुनना बात, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो ध्यान से, सुनो 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 सुनो। देखो, थोड़ा सा, थोड़ा सा विजुलाइज करना, क्योंकि मुझे अब चीजें बतानी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, इस बीम के अंदर जाके मैंने एक ग्रीन क्रॉस सेक्शन कट किया, क्या लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इस ग्रीन वाले एरिया से भी 90 डिग्री बना रही है क्या। अगर मैं इस ग्रीन वाली एक्सिस को आगे ले जाऊं, चेक करना जरा, इस ग्रीन एक्सिस को अगर मैं आगे फर्दर एक्सटेंड कर दूं, क्या इससे भी 90 डिग्री एंगल बना रही है क्या, है ना। नहीं बात समझ में आई आप लोग को। देखो बेटा सुनो, इधर देखो, ये जो ब्लैक पेन है, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ये कितना एंगल बना रही है इस क्रॉस सेक्शन से, ये कितना एंगल बना रही है, अरे कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। अगर लेट सपोज इस बीम के अंदर गया और एक ऐसा सेक्शन कट किया, चेक करो इधर देखो, ओब्लिक सेक्शन देख पा रहे हो, ओब्लिक सेक्शन, तो ओब्लिक सेक्शन से क्या अभी भी 90 डिग्री बनाएगी आपकी एक्सिस, नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, इससे कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी। कौन सी एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ये बात ध्यान रखना, क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री, 90 डिग्री। चलो, हम क्या पढ़ रहे थे, क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स। अब ध्यान से बात समझना, देखो, अगर आपका लोड, सुनो बात ध्यान से, अगर आपका लोड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे है, ध्यान से देखना, अगर आपका लोड अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे है, इस तरीके से, इस वक्त जो मैंने लोड बनाया, ये क्रॉस सेक्शन से अवे जा रहा है या उसके अंदर जा रहा है, टुवर्ड्स जा रहा है या अवे जा रहा है, दिस फोर्स अवे। कोई भी फोर्स अवे फ्रॉम द बॉडी कैसा इफेक्ट जनरेट करता है, टेंसाइल। ध्यान रखना, क्या जो आपने अभी लोड बनाया अवे फ्रॉम द बॉडी, क्या लोड टुवर्ड्स भी हो सकता है, कि टुवर्ड्स दिस सरफेस एरिया, क्या कुछ इस तरीके से लोड टुवर्ड्स दिस सरफेस एरिया भी हो सकता है, एफ, बताना जरा। इसको लेट सपोज, कोई बात नहीं, बी पेशेंट प्लीज, दिस इज एफ, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। F2 भी किसके अलोंग है, F2 भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग है, और जो F1 है
वो भी किसके अलोंग है, वो भी लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के अलोंग है। तो दोनों के दोनों फोर्सेस जो ये लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के अलोंग है, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं एक्सियल फोर्सेस। क्या बोलते हैं इनको, एक्सियल फोर्सेस। क्यों, क्योंकि ये किस एक्सिस के अलोंग है, ये लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के अलोंग है। क्लियर, जो भी फोर्स लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के अलोंग होगा, उन सारे फोर्सेस को, उन सारे लोड्स को क्या बोलूंगा मैं, एक्सियल लोड बोलूंगा। अब मुझे एक बात बताओ, इधर देखो सब लोग, सब लोग इधर देखो, चेक करो। मैंने यहां पे एक और फोर्स दिखाया, F3। मुझे ये बताओ, ये जो F3 मैंने फोर्स दिखाया, जो लोड दिखाया, क्या ये लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के पैरेलल है, बट क्या अलोंग द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है क्या, बिल्कुल उसके, उसी के साथ जा रहा है क्या। जैसे F1 और F2 तो बिल्कुल लॉन्गिट्यूडल से ओवरलैप कर रहे हैं, क्या F3 का जो लाइन ऑफ एक्शन है, लाइन ऑफ एक्शन है, क्या वो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस से मैच कर रहा है क्या, बताना जरा। लेकिन उसके क्या है, लेकिन उसके पैरेलल है। सिमिलरली इधर देखो, सिमिलरली इधर देखो, इधर देखो जरा, एक और फोर्स दिखाएंगे। लेट अस सपोज दिस फोर्स इज F4। ये जो मैंने F फोर्स दिखाया, क्या ये भी लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के पैरेलल है, बट क्या अलोंग द लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है क्या, नहीं ना। लेकिन सुनो सुनो सुनो, ये F1 फोर्स, ये F2 फोर्स, ये F3 फोर्स और ये F4 फोर्स, जो भी लॉन्गिट्यूडल एक्सिस पे होते हैं या उसके पैरेलल होते हैं, इन सारे के सारे फोर्सेस को क्या बोलते हैं, एक्सियल फोर्सेस बोलते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं, सुनो ध्यान से। वो सारे फोर्सेस जो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस पे हो या उसके पैरेलल हो, उन सारे फोर्सेस को क्या बोलते हैं, एक्सियल फोर्सेस बोलते हैं। और वो एक्सियल फोर्सेस टेंसाइल भी हो सकते हैं, और वो एक्सियल फोर्सेस क्या हो सकते हैं, कंप्रेसिव भी हो सकते हैं। अब ध्यान से सुनो, क्या F1 और F2 कुछ स्पेशल टाइप के हैं क्या, बिल्कुल ही ओवरलैप कर रहे हैं। क्या F1 और F2 कुछ स्पेशल टाइप के हैं, तो इन स्पेशल टाइप के एक्सियल फोर्सेस को क्या बोलते हैं, प्योर एक्सियल फोर्सेस। तो F1 और F2 को देखो, एक्सियल तो चारों हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन F1 और F2 बिल्कुल क्या कर रहे हैं, जो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस है उसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो ये जो एक्सियल फोर्सेस है किस टाइप के हैं, दीज आर प्योर एक्सियल फोर्सेस। क्लियर, क्लियर देखो, जो F3 फोर्स है, जो F3 फोर्स है और जो F4 फोर्स है, ये तो है तो एक्सियल, बट क्या ये लॉन्गिट्यूडल एक्सिस से कुछ दूरी पे है क्या, जरा चेक करना, क्या ये कुछ दूरी पे है क्या। लेट अस सपोज दिस डिस्टेंस इज E1 एंड दिस डिस्टेंस इज E2। क्या आप डायग्राम में समझ पा रहे हो बेटा, मुझे बताओ, क्या थोड़ा बहुत विजुअलाइजेशन है, E2 E1 E2 पैरेलल तो है, बट कुछ डिस्टेंस पे है तो ये भी एक्सियल, लेकिन इन वाले एक्सियल को क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक एक्सियल फोर्सेस। क्या बोलेंगे, इसेंट्रिक एक्सियल फोर्सेस। अरे ये बताओ, इस E1 और E2 को क्या बोलोगे, इस डिस्टेंस ही तो है ये, इसेंट्रिक डिस्टेंस। अरे हाँ है ना बेटा, बात समझ में आ रही है या ऐसे ही बैठा हूँ बस, बताओ मेरे को, सबको क्लियर हो रही है बातें। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हमने फर्स्ट टाइप का लोड कौन सा देखा, एक्सियल लोड। एक्सियल लोड के फर्दर कितने टाइप थे, दो टाइप, कौन कौन से, एक तो प्योर एक्सियल और दूसरा कौन सा, इसेंट्रिक एक्सियल। इसेंट्रिक एक्सियल, अगर मुझे ब्रैकेट में लिखना, लिख सकता हूं F3 या F4, सही लिखा है, चेक करो, सही लिखा हुआ है जी। F3 F4 और प्योर एक्सियल, बहुत बढ़िया। अरे नमूनो, F1 एंड F2। और इसेंट्रिक एक्सियल कौन से होंगे बासित, F3 एंड F4। प्योर एक्सियल को क्या बोल सकते हैं, कोइंसेंट्रिक भी बोल सकते हैं, कॉन्सेंट्रिक भी बोल सकते हैं, कोइंसेंट्रिक फोर्सेस। क्या आपको ये बात समझ में आई बेटा, बताओ हाँ या ना, सभी बताओ। क्लियर, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द लोडिंग। अब मोमेंट किस टाइप से आता है, अभी मोमेंट के बारे में कुछ बताया क्या मैंने, अभी कुछ डिस्कस नहीं किया, अभी शांत बैठ जाओ, अभी मोमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया।
it is the load being applied, it is the load being applied parallel to the parallel parallel to the longitudinal axis, longitudinal axis of the member, of the member। दूसरी बात मैंने क्या बताई थी, क्या ये लोड टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों हो सकता है? इट कैन बी कॉन्सेंट्रिक, ऊपर लिख दिया मैंने, इट कैन बी कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक के लिए ई की वैल्यू क्या हो जाएगी? कोइंसेंट्रिक के लिए ई की वैल्यू क्या होगी? जीरो, क्योंकि वहीं से पास करेगा ना, बिल्कुल ओवरलैप करेगा आपके एक्सिस के साथ में। इट कैन बी कोइंसेंट्रिक एंड इट कैन बी सेंट्रिक। जिसमें ई की वैल्यू नॉन जीरो होगी। नेक्स्ट, दिस लोड इट कैन बी टेंसाइल, इट कैन बी टेंसाइल। ऊपर से एग्जांपल बताओ जल्दी फटाफट से, टेंसाइल के एग्जांपल बताओ। F1, F1, एंड इट कैन बी कंप्रेसिव। कंप्रेसिव के एग्जांपल बताओ। कंप्रेसिव F2, सिर्फ F2 है क्या कंप्रेसिव? क्या सिर्फ F2 कंप्रेसिव है? बेटा F3 भी तो कंप्रेसिव है, F4 भी तो कंप्रेसिव है, भले ही वो इंसेंट्रिक वाले हैं लेकिन है तो कंप्रेसिव, है ना, है तो कंप्रेसिव। बहुत बढ़िया। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बताओ। नहीं बात समझ में आ रही है आपको? मुझे लग रहा है कि मैं शायद समझा नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कुछ है। क्लियर है सबको? क्लियर है? चलो आगे नोट कर लिया इस चीज को। नोट करो, कोई बात नहीं, नोट करो आराम से। ये दोनों की दोनों एक्सिस कैसी हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस है। और ये एक्सिस कैसी है, ये वाली जो लेंथ के अलॉन्ग है? दिस इज अवर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। क्लियर? चलो देखेंगे अभी। नोट करो, कोई बात नहीं, जब आप डन नोट हो जाए तो डन लिख देना। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैं पीडीएफ पूरे कंप्लीट शेयर करने वाला हूँ, मैकेनिक्स का भी पूरा शेयर करूंगा, बस मुझे एक मैसेज डाल देना, बासित मुझे याद दिला देना प्लीज, ठीक है? मैंने वो कंपाइल कर दिया पूरा, मैं सेंड कर दूंगा। अगर आप फिर भी नोट्स बनाना चाहते हो तो कोई बात नहीं है, आप बना सकते हो। नोटेड चले आगे? सबने लिख लिया? डन? सभी लोग? तो पहला लोड कौन सा पढ़ा हमने? एक्सियल लोड। देखो ध्यान से, शांति से देखो।
इधर देखो सब लोग, ये कौन सी एक्सिस है भाई? विच एक्सिस इज दिस? ट्रांसवर्स एक्सिस बोल सकता हूँ, ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर? और ये वाली एक्सिस भी कौन सी है? ट्रांसवर्स एक्सिस। चलो अच्छी बात है। अब जरा चेक करो, मैंने एक फोर्स अप्लाई किया इस तरीके से। क्लियर? और एक फोर्स मैंने इस तरीके से अप्लाई किया। ये दोनों के दोनों फोर्सेस किस एक्सिस के साथ ओवरलैप कर रहे हैं? F1 और F2। ये F1 फोर्स और F2 फोर्स किस एक्सिस के साथ ओवरलैप कर रहे हैं? ट्रांसवर्स एक्सिस। तो ये किस टाइप के लोड होंगे? ये कैसी लोडिंग है? दिस इज ट्रांसवर्स लोडिंग। क्या आपको बात समझ में आई? ट्रांसवर्स लोडिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ कितना एंगल बनाएगी? ट्रांसवर्स लोडिंग क्रॉस सेक्शनल, अरे इधर देखो नमूनो, अरे भूल गए इधर, ये सब मुझे फिर से ड्राइंग करनी पड़ जाएगी। कोई बात, कोई बात। ये कौन सा एरिया है भाई? ये एरिया कौन सा है? क्या बोलेंगे इस एरिया को? दिस इज नोन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री ना। जो मैंने आपको F1 और F2 दिखाए, क्या ये प्योरली ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ में है? बिल्कुल मैच कर रहे हैं उसके साथ में? किसी इसेंट्रिसिटी पे है क्या दोनों फोर्सेस किसी भी एक्सिस से? अब ध्यान से देखो, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, इधर देखो सब लोग, इधर देखो। लेट अस सपोज एक फोर्स आया इस तरीके से, इधर देखो। कोई बात नहीं, ये देखो, ये फोर्स किस एक्सिस के साथ पैरेलल है? मैं नाम करता हूं, कोई बात नहीं, मैं नाम करूंगा। दिस इज जेड जेड, दिस इज वाई वाई। जो मैंने अभी जस्ट फोर्स दिखाया F3, वो किस एक्सिस के साथ पैरेलल है? वाई वाई। क्या वाई वाई एक्सिस एक ट्रांसवर्स एक्सिस है? ट्रांसवर्स एक्सिस टी है, तो उसके अलोंग हो गया। तो F3 भी कैसा फोर्स हुआ? एक्सियल फोर्स हुआ या ट्रांसवर्स फोर्स हुआ? ट्रांसवर्स। क्या F3 प्योर ट्रांसवर्स फोर्स हुआ क्या? क्या किसी भी ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग है ये? जो F3 फोर्स है, क्या किसी भी एक्सिस के अलोंग है क्या? सिर्फ पैरेलल है, किसके? वाई के पैरेलल है। तो बोल सकता हूं ये वाई से कुछ दूरी पे है इस तरीके से, ये वाई एक्सिस से कुछ दूरी पे है। लेट अस सपोज दैट डिस्टेंस इज इवन। अब मुझे बताओ, जो F3 है, ये प्योर ट्रांसवर्स फोर्स हुआ या इसेंट्रिक ट्रांसवर्स फोर्स हुआ? ये एक इसेंट्रिक ट्रांसवर्स फोर्स हुआ। सिमिलरली, सिमिलरली इधर चेक करो, इधर चेक करो सब लोग, इधर देखो। लेट अस सपोज अगर मैं इस फोर्स की बात करूं, F4, F4 फोर्स किसके साथ पैरेलल है? किस एक्सिस के साथ में पैरेलल है? जेड जेड। जेड जेड कौन सी एक्सिस है? ट्रांसवर्स एक्सिस है। तो F4 फोर्स भी कैसा हुआ? जो F4 फोर्स है वो कैसा हुआ? ट्रांसवर्स। बट उसका नेचर कैसा है? प्योर ट्रांसवर्स है या इसेंट्रिक ट्रांसवर्स है? इसेंट्रिक ट्रांसवर्स है। क्यों? क्योंकि ये जेड एक्सिस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस दूर है। क्या पूरा कंप्लीटली ओवरलैप कर रहा है क्या जेड के साथ में? E2। तो आपको लोडिंग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन समझ में आया, एक्सियल और ट्रांसवर्स। तो एक्सियल में भी मेरे पास दो टाइप हो जाएंगे ना। सॉरी, जो ट्रांसवर्स हमने पढ़ा, ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स लोड, इसमें भी क्या होगा? मेरे पास दो टाइप होंगे, कौन कौन से? एक तो प्योर ट्रांसवर्स और एक इसेंट्रिक ट्रांसवर्स। प्योर ट्रांसवर्स, और दूसरा कौन सा होगा? इसेंट्रिक ट्रांसवर्स। प्योर ट्रांसवर्स में अगर मुझे एग्जांपल लिखने तो क्या लिख सकता हूं? बोलो। F1, F2। इसेंट्रिक ट्रांसवर्स में कितना होगा? F3 और F4। अब बहुत ध्यान से लिखना बंद करो, बहुत ध्यान से सुनो। ऊपर वाले जो एक्सियल फोर्स थे, जो एक्सियल फोर्स थे या एक्सियल लोड था, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितना एंगल बना रहा था? ये देखो, इधर देखो, कितना एंगल बना रहा है ये फोर्स? ये कितना एंगल बना रहा है? लेट अस सपोज ये टुवर्ड्स सरफेस है, ये टुवर्ड्स सरफेस है, तो ये फोर्स कैसा इफेक्ट देगा? कंप्रेसिव या टेंसाइल? ये टुवर्ड्स सरफेस है। देखो,
ये दबा रहा है इसको, ये देखो दबा रहा है, दबा रहा है, ये इधर चेक करो। अरे कंप्रेशन आ रही है ना। अब मुझे बताओ, जो भी आपने ये ट्रांसवर्स फोर्स निकाला, F1 F2 F3 F4, ये क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना एंगल बना रहा है? चेक करो, कितना एंगल है दोनों के बीच में। अगर 0 डिग्री एंगल है तो क्या कुछ कंप्रेशन या कुछ टेंशन देंगे ये ट्रांसवर्स फोर्स? चाहे प्योर टें चाहे प्योर ट्रांसवर्स हो, चाहे इसेंट्रिक ट्रांसवर्स हो, क्या कोई कंप्रेशन या कोई टेंशन आएगा? तो पहला सवाल तो आपसे ये पूछेगा कि जो इफेक्ट होते हैं टेंशन और कंप्रेशन, ये किस टाइप के लोडिंग देती है, एक्सियल या ट्रांसवर्स? जो कंप्रेशन है और जो टेंशन है, ये किस टाइप की लोडिंग देती है, एक्सियल या ट्रांसवर्स? एक्सियल। और क्या दोनों की दोनों एक्सियल, चाहे वो प्योर हो चाहे इसेंट्रिक हो, मिल सकता है टेंशन और कंप्रेशन? बिल्कुल। बिल्कुल। क्या इतनी बात सबको क्लियर हुई? है ना? तो ट्रांसवर्स में क्या लिख सकते हैं, कैसे लिखा था उसको? इट इज द लोड applied along the axis perpendicular to the longitudinal axis। क्या ये बात सही है? क्लियर है? they make they make 0 degree angle with cross sectional area, with cross sectional area, hence no tension or no compression effect will be there, hence no tension, no compression effect will be produced, will be produced by these transverse forces। अब बोलो, किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो, किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो बोलो। बताओ। अभी मोमेंट के बारे में, बेंडिंग मोमेंट के बारे में कोई बात नहीं की है, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं ये अज्यूम करूंगा वो कुछ नहीं आता। क्लियर? आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट। क्या कर रहे थे? क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स, हाँ। तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लोडिंग समझ में आया आपको? बेस्ड ऑन डायरेक्शन ऑफ लोडिंग। दो डायरेक्शन हो सकती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में लोड आएगा उसको एक्सियल लोड बोलेंगे, चाहे वो प्योर हो चाहे सेंट्रिक हो। चाहे ट्रांसवर्स एक्सिस के अलोंग जो लोड आएगा उसको ट्रांसवर्स लोड बोलेंगे, चाहे वो प्योर ट्रांसवर्स हो या एक्सियल सेंट्रिक ट्रांसवर्स हो। क्लियर? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ लोड based on the based on the extent of loading। what do you mean by extent of loading? अभी देखते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं 1 मिनट में आता हूँ। आई हैव टू शो यू समथिंग।
देखो सुनो, मुझे बात बताओ, जिस भी ऑब्जेक्ट पे अभी आप बैठे हो, चाहे वो बेड हो गया चाहे चेयर हो गया, तो आपका जो लोड है, जो आपका वेट है, एक लोड की तरह काम करेगा। अभी बताया मैंने आपको, जो वेट होता है दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, और वो लोड की तरह काम करता है। तो अगर आप चेयर पे बैठे हो, उस चेयर पे आपका लोड आ रहा है, वो ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है या कम एरिया पे? बताओ। फॉर एग्जाम्पल इधर देखो, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, ये बुक देख पा रहे हो, बुक? अगर मैं इस सुनो बात ध्यान से, इस बुक के ऊपर अगर मैं इस बुक का वेट रख दूं इस तरीके से, तो इस वाली बुक का जो वेट ट्रांसफर हो रहा है दूसरी बुक पे, उस वेट को, उस लोड को ट्रांसफर होने के लिए एरिया क्या पड़ रहा है, ज्यादा आ रहा है ना एरिया कंपेरेटिवली, है ना? बट अब ध्यान से देखो, सुनो सुनो सुनो, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, इधर देखो। बुक के कंपैरिजन में अगर एक ट्राइपॉड स्टैंड, इधर देखो बेटा, अगर उस बुक के कंपैरिजन में इस ट्राइपॉड स्टैंड का लैग आ रहा है क्या? लैग आ रहा है? लैग आ रहा है? अपना सिस्टम रिफ्रेश करो प्लीज। सब लोग इधर देखो, उस बुक के कंपैरिजन में अगर इस ट्राइपॉड का वेट ट्रांसफर करूं, जरा चेक करना, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है इस ट्राइपॉड के लेग्स का, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है ज्यादा है? इधर देखो, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, आपको ये ट्राइपॉड स्टैंड दिखाई दे रहा है, इसकी 3 लेग दिखाई दे रही है आपको, 3 लेग जो नोटबुक के साथ कांटेक्ट में है। अगर इस ट्राइपॉड का वेट ट्रांसफर होगा, तो इस तीनों लेग के कारण होगा, लेग से होके जाएगा। तो लेग का जो कांटेक्ट एरिया इस नोटबुक के साथ में वो काफी कम है, बहुत ज्यादा है। तो उसका एक्सटेंट ऑफ एरिया कितना है, कम या ज्यादा? कम है ना? लेकिन अगर मैं इस बुक की बात करूं, जब मैं इस बुक का वेट ट्रांसफर देख रहा हूं, लोड ट्रांसफर देख रहा हूं, अब बताओ एरिया ऑफ एक्सटेंट पिछली बार से कम है ज्यादा हो रहा है? एरिया ज्यादा है ना, है ना? तो बेसिकली जब लोड का ट्रांसफर हो रहा है और उस ट्रांसफर को होने के लिए एरिया बहुत स्मॉल हो, टेंड्स टू जीरो, तो ऐसे टाइप के लोडिंग को क्या बोलोगे आप? पॉइंट लोड। पॉइंट लोड। बट जब लोड ट्रांसफर हो रहा है और उस लोड को ट्रांसफर होने के लिए एरिया की रिक्वायरमेंट, मतलब नलीफाई नहीं कर सकते उस चीज को, रिक्वायरमेंट है, अच्छा खासा रिक्वायरमेंट है, तो उस टाइप के लोड को क्या बोलोगे? एक डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। एक और एग्जांपल समझो, इधर देखो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर देखो, अगर मैं इस फोन को इस बुक पे लिटा दूं, तो कुछ ना कुछ एरिया कवर करेगा ये फोन, चेक करो, है ना? बट अभी इसी चीज को इधर देखो, अगर इसी चीज को ऐसे रखूं, अब जरा देखना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितना एरिया है, पिछली बार से कम है ज्यादा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे? तो अभी इसका वेट किस तरीके से एक्ट करेगा इस नोटबुक के ऊपर? अभी इस फोन का जो वेट है इस नोटबुक पे कैसे एक्ट करेगा? पॉइंट की तरह ना, पॉइंट पे तो ट्रांसफर हो रहा है, बट अभी कैसे एक्ट करेगा? अभी आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना इसके वेट को, इसके वेट को जो आप लोड बोल सकते हैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ना। तो अगर एरिया ज्यादा है डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ऐसे लोड को क्या बोलेंगे? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। अभी इसका जो वेट है वो कैसा लोड है, पॉइंट लोड है या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है? इस फोन का जो अभी लोड या वेट है वो कैसा लोड है, डिस्ट्रीब्यूटेड। अभी इसी फोन का जो वेट है वो कैसा लोड है अभी? पॉइंट लोड। क्या आपको समझ में आया? ऑन द एक्सटेंट ऑफ लोडिंग कैसे होता है पॉइंट लोड? यार दो ही बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं कि आसमान बासित, बाकी सब लोग गूंगे हैं क्या? मेरी साइड से कोई रिस्पॉन्ड नहीं है, बाकी लोग को समझ में आया? तो वी हैव 2 पॉइंट्स, कौन कौन से? पॉइंट लोडिंग, पॉइंट लोड, एंड दूसरा कौन सा था? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। चलो एक बात बताता हूँ, एक और एग्जांपल देता हूँ। जिस चेयर पे तुम बैठे हो सरफेस पे, तो तुम्हारा वेट कैसे एक्ट करेगा उस चेयर पे? पॉइंट लोड या डिस्ट्रीब्यूटेड लोड? डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बट जब चेयर की लेग से वो वेट ग्राउंड में ट्रांसफर होगा, तो कैसे एक्ट करेगा?
चेयर की लेग से जब वो वेट ग्राउंड में जाएगा तो पॉइंट लोड एक्ट करेगा। आई बात समझ में आपको? वो लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, इफ द लोड, if the load acts on a comparatively smaller area, smaller area, it will be it will be classified under, it will be taken under point load. Yeah, it will be considered as point load. Example, load from legs of tripod stand, या फिर चेयर लेग्स। क्लियर? और डिस्ट्रीब्यूटेड में क्या हो जाएगा? if the load acts on a larger area, on a larger area, it will be classified as distributed load. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताओ इसके फटाफट से, क्या लिख सकता हूँ इसके एग्जाम्पल में? बताओ। पर्सन सिटिंग ऑन चेयर, बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताया आपको। क्लियर? सबको क्लियर है? दूसरा क्लासिफिकेशन, तीसरा क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन, बेस्ड ऑन डायमेंशंस ऑफ द बॉडी, बेस्ड ऑन डायमेंशंस ऑफ द बॉडी। देखो, डायमेंशन के बेस पे लोड को तीन तरीके से क्लासिफाई किया है। कौन कौन सा? अगर तीनों डायमेंशन आप कंसिडर कर ले हो, दैट इज वॉल्यूम। अगर सिर्फ दो डायमेंशन ले रहे हो तो एरिया, और अगर सिंगल डायमेंशन है दैट इज लेंथ। अब बात समझो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो। अभी मैंने आपको क्या बताया? क्या मैं सेल्फ वेट को लोड ले सकता हूँ? सेल्फ वेट को, वेट क्या होता है? व्हाट इज वेट? वेट क्या होता है? एम इंटू जी, है ना? वेट। व्हाट इज मास? मास क्या होगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, या डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी लिख सकता हूँ ना मास को, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। अब मुझे बताओ, जो ये आपने वेट जिसको आप लोड बोल रहे हो, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, या किस पे एक्ट होगा ये इस तरीके से? बताओ। अरे ये जो मास है, ये जो जो वेट है, ये क्या पूरी वॉल्यूम को इफेक्ट डाल रहा है? पूरी वॉल्यूम को। तो इस टाइप की लोडिंग को जो पूरी वॉल्यूम को इफेक्ट करे, क्या बोल देंगे? क्या बोल देंगे इसको? लोड बेस्ड ऑन वॉल्यूम। तो इसका एग्जांपल ले सकता हूं मैं, सेल्फ वेट। सेल्फ वेट, क्लियर? अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। इसका मुझे एक एग्जांपल और दो। जिन्होंने फ्लूइड पढ़ा है, आपने पढ़ा है बॉयंट वेट, नाम सुना? बॉयंट फोर्स या बॉयंट वेट। वहां भी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। तो बेसिकली जितने भी हमारे पास जो फोर्सेस हैं, अगर वो वॉल्यूम पे डिपेंड करेंगे तो क्या बोल देंगे कि लोड किस पे डिपेंड कर रहा है, या किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है? वो वॉल्यूम को इन्फ्लुएंस कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। यहाँ पे एक एग्जांपल और लिख लो, बॉयंट वेट। मुझे बहुत खुशी होती है
जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने पढ़ा रखा है ये चीज। मैं कोई भी वर्ड अब ये यूज नहीं कर सकता कि आपने पढ़ा होगा। आया ना? फील कर पा रहे हो उस चीज को? नेक्स्ट। अब मुझे एक बात बताओ, फोर्स ड्यू टू प्रेशर क्या होता है? फोर्स ड्यू टू प्रेशर लिख सकता हूँ, प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स ड्यू टू प्रेशर, अरे भाई फोर्स ड्यू टू प्रेशर लिख सकता हूँ, प्रेशर इनटू एरिया। अब ये भी, अब इसको मैंने फोर्स बोल दिया, तो ये भी क्या हो गया, एक लोड हो गया। चेक करो, इस बार जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वो एरिया पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि जो लोड है इस बार वो किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? वो एरिया से इन्फ्लुएंस हो रहा है ना? है ना? और लास्ट टाइप क्या हम लोगों ने फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन पढ़ा है? फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होता है वो? सिग्मा इंटू एल, वेयर सिग्मा इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। अब जरा मुझे बताओ, जो ये फोर्स है जिसको आप लोड की कैटेगरी में डाल रहे हो, ये किस पे इन्फ्लुएंस हो रहा है? एरिया पे, लेंथ पे, या वॉल्यूम पे? ये लेंथ पे इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो बोल सकते हैं कि लोडिंग अलग अलग डायमेंशंस के अकॉर्डिंग इन्फ्लुएंस होती है, चाहे वो वॉल्यूम हो, चाहे वो एरिया हो, चाहे वो लेंथ हो। सेल्फ वेट में आपका जो लोड है किस पे डिपेंड किया? वो वॉल्यूम पे डिपेंड किया। फोर्स ड्यू टू प्रेशर में जो फोर्स है किस पे डिपेंड किया? एरिया पे डिपेंड किया। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन किस पे डिपेंड किया? लेंथ पे डिपेंड किया। क्लियर? एक और चीज अब मुझे ध्यान आ गया, जो ड्रैग फोर्स होता है, ड्रैग फोर्स लिखते हैं हाफ इंटू, याद तो होगा नहीं मुझे पता है, सी डी इंटू रो इंटू एरिया इंटू वी स्क्वायर। कुछ याद आ रहा है? तो फोर्स, ड्रैग फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? किस नेचर का फोर्स है ये? वॉल्यूमेट्रिक फोर्स है, सरफेस फोर्स है, लेंथ फोर्स है? अगेन किस पे डिपेंड कर रहा है वो? सरफेस पे, एरिया पे डिपेंड कर रहा है। सबको क्लियर हुआ? अरे बताओ मेरे को, सबको बेसिक क्लियर हो रहे हैं? चलो, आज के लिए सफिशिएंट है। अभी लोड का क्लासिफिकेशन खत्म नहीं हुआ है, बाकी कल कर लेंगे, ठीक है, सेम टाइम। अगर एक बात बताओ, 8:30 बजे कोई दिक्कत है किसी को? ईमानदारी से, अगर कोई दिक्कत नहीं हो तो 8:30 बजे, एवरीवन प्लीज। मुझे तो 9 बजे कोई दिक्कत नहीं है। 8:30 अगर प्रॉब्लम है तो नो रखेंगे। नो, ठीक है? चलो ठीक है, ठीक है, चलो कल मिलते हैं। आपको लेक्चर अच्छा लगा? आपको लेक्चर अच्छा लगा बेटा? समझ में आया सबको चीजें? चलो कल मिलते हैं।